नई बहू का जादुई पुश्तैनी लहंगा। काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू। अरे हिना, बस 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 करो यार, तुम तो आज पागल ही हो गई हो। अरे सारा प्यार फोन पर ही दिखा दोगी या शादी के बाद के लिए भी कुछ रखोगी? हाँ। अरे मेरे राजा, चिंता क्यों करते हो? कल ही तो हमारी शादी है, उसके बाद तो बस प्यार और प्यार ही होगा हमारे बीच। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। बस आज की ही रात ही तो हमें अकेले गुजारनी है। वैसे हिना, मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। देखो यार, मैं इतना गरीब हूँ, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा। फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे आने से पहले कई लड़कियों ने मेरी गरीबी के चलते मुझे छोड़ दिया। जहाँ प्यार होता है वहाँ पैसों का मोल भाव नहीं होता है। मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी क्योंकि तुम मुझे समझते हो। हिना और दक्ष दोनों फोन पर बात करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों अपनी शादी की तैयारियां करने में लग जाते हैं। शाम होते होते हिना और दक्ष दोनों की शादी हो जाती है और दक्ष हिना को अपने घर ले आता है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ। हम तो गरीबी में जूझ ही रहे थे, अब तुम भी इस गरीबी में जूझना। हमारे खाने के तो लाले पड़ ही रहे थे, अब इसके खाने के लिए इस घर में कौन लाकर रखेगा? वैसे भी भैया घर खर्चों के लायक भी सही से कमा नहीं पाते। अपनी बहन और अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दक्ष हिना को अपने कमरे में ले जाता है। हिना, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। दक्ष के जाते ही दक्ष की दादी माँ कमरे में आती है, जिन्हें देखते ही हिना उनके पैर छूती है। जुग जुग जियो बहू। आशीर्वाद देने के बाद रुक्मणी वहां से चली जाती है, जिसके बाद हिना सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, हिना नींद से जागती है और सबसे पहले वो मंदिर में पूजा करते हुए आरती गाती है। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। हिना की आरती से घर के सभी सदस्य उठ जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रुक्मणी की तबीयत खराब होती है और वो अपने कमरे में ही होती है, जिसके चलते हिना रुक्मणी का नाश्ता बनाकर उसे कमरे में ही दे आती है। अरे बहू, तू बहुत अच्छी है। इतने समय से मैं अपने पुश्तैनी लहंगे की जिम्मेदारी किसी को देना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। बहू, मैं अपना पुश्तैनी लहंगा तुम्हें देना चाहती हूँ, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। हिना दादी माँ का पुश्तैनी लहंगा अपने कमरे में ले आती है। आखिर देखो तो सही, दादी माँ का पुश्तैनी लहंगा कैसा है? वैसे भी इतने पुराने लहंगे को कौन ही पहनेगा? हिना जैसे ही उसे खोलती है, उसके अंदर एक बहुत सुंदर और प्यारा लहंगा होता है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लहंगा है। वैसे दादी जी की चॉइस को मानना पड़ेगा। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये पुश्तैनी लहंगा इतना खूबसूरत होगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी शोरूम से ये बनकर आया हो। हिना अपनी मुंह दिखाई वाले दिन पुश्तैनी लहंगा पहनती है, जिसके चलते उसके अंदर से सोने के सिक्के और हीरे निकलने लगते हैं। हाय मोरी दैया, ये सब क्या हो रहा है? ये पुश्तैनी लहंगा तो मामूली लहंगा नहीं, बल्कि जादुई लहंगा है। तभी हिना के कमरे में रुक्मणी आती है और कहती है, बहू, आज से इस परिवार को तुझे ही चलाना है। ये पुश्तैनी लहंगा तुझे इसलिए दिया गया है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इस जादुई पुश्तैनी लहंगे का लाभ मिल सके। चलो, अब सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दादी माँ, लेकिन अगर सोने और हीरे इस प्रकार इस लहंगे से निकलते रहे तो कैसे चलेगा? यही तो कमाल है बहू। तेरी गरीब सास और ननद जब इस लहंगे का जादू देखेगी तो वो भी तेरे प्रति बदल जाएगी। रुक्मणी अपनी बहू हिना को अपने साथ सबके पास ले आती है, जिसके चलते हिना जैसे जैसे अपने कदम बढ़ाती जाती है, उसके जादुई लहंगे के अंदर से सोने के सिक्के और हीरे निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या मैं कोई चमत्कार देख रही हूँ? हमारे इस गरीब खाने में इतने सारे सोने के सिक्के और हीरे! हे भगवान, साक्षात लक्ष्मी माता हमारे घर में चल रही है। ये तो चमत्कार हो गया। जब मैंने इस लहंगे को पहना था
तो ये पुश्तैनी लहंगा बिल्कुल नॉर्मल था, इसमें से कुछ नहीं निकला था। तभी रुक्मणी कौशल्या से कहती है, क्योंकि इस जादुई पुश्तैनी लहंगे को पहनने के लिए नियत और दिल साफ होना चाहिए। जो हमारी बहू का है वो बड़े बूढ़ों का आदर करती है और उनकी सेवा भी करती है। लेकिन कौशल्या, ये बता, तूने आज तक एक गिलास पानी भी दिया है क्या मुझे? रुक्मणी की बातें सुनते ही कौशल्या के मुंह पर ताला लग जाता है। आखिरकार आज हमारा जादुई पुश्तैनी लहंगा सही बहू के हाथ में चला ही गया। दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, इस जादुई पुश्तैनी लहंगे का इस्तेमाल मैं हमेशा अच्छे कामों में ही करूंगी और इस घर की भलाई के लिए ही करूंगी। तुमने तो मेरी किस्मत ही बदल दी हिना। तुम्हारे प्यार की शक्तियों ने हमारी सभी परेशानियों को दूर कर दिया। अरे ये तो देवी माँ है, साक्षात लक्ष्मी माता ने हमारे घर में कदम रखे हैं। देखो तो बहू के हर एक कदम पर सोने के सिक्के और हीरे बरस रहे हैं। हाँ। हिना के आगे घर के सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग हिना की चापलूसी में लग जाते हैं। अरे बहू, तू तो देवी है, देवी। आज से तू ही इस घर की मालकिन है और तू ही इस घर की विधाता है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो सुना था सास साक्षात चांडालनी होती है, लेकिन मेरी सास तो भीगी बिल्ली निकली। वैसे गृह प्रवेश वाले दिन मेरी सास ने अपने असली रंग भी दिखाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करूंगी, क्योंकि ये सब कुछ तो इस पुश्तैनी लहंगे का कमाल है। हिना मन ही मन दादी माँ का शुक्रिया कहने लगती है, जिसके चलते दादी माँ उसकी बातें समझ जाती है और उसकी तरफ मुस्कुरा देती है। तभी राखी हिना को हवा करने के लिए पंखा लेकर आती है और उसे सोफे पर बैठा देती है। आप तो इस घर की देवी हो, आपको तो कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। आइए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको हवा करती हूँ। क्या बात है, इतनी अच्छी खातिरदारी तो मैंने कभी किसी बहू की नहीं देखी। वैसे मेरी प्यारी ननद, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दरअसल मुझे अपने सभी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है। भैया के पास पैसे ही नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने मुझे मना कर दिया था और माँ ने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं। मैंने सोचा क्यों ना आपसे ही मांग लूं। अरे जाओ जाओ, जितने चाहे उतने पैसे और हीरे उठा लो, ये सब तुम्हारा ही तो है। ऐसा कहकर हिना अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो लहंगा उतार देती है। लहंगा उतारने के बाद उसका जादू भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जादू केवल जादुई पुश्तैनी लहंगे के ही अंदर था। तभी हिना के पास दक्ष आता है और कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता हिना, तुम्हारे पैर तो हमारे घर में लक्ष्मी की तरह पड़े हैं। तुमने तो एक ही दिन में हमारे घर को खजाने से भर दिया है। अजी, मैंने आपसे कहा था ना, जहाँ प्यार और नियत साफ हो वहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है। अब हमारी जिंदगी में कभी कुछ भी गलत नहीं होगा और हम खुशी खुशी रहेंगे। उस दिन के बाद से उन सभी की जिंदगी एकदम से बदल जाती है। हिना जब भी कोई परेशानी में होती है, अपना लहंगा पहनकर थोड़ी देर यहाँ से वहाँ टहल लेती है, जिसके चलते उसके पास कई सारा सोना और हीरा आ जाते हैं। एक दिन सड़क के किनारे एक गरीब का एक्सीडेंट हो जाता है। लगता है इस गरीब का कोई नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मैं इस गरीब का इलाज जरूर करवाऊंगी। हिना सबसे पहले उस बेचारे आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है, जिसके बाद में वो अपने घर जाती है और अपना पुश्तैनी लहंगा पहनती है और यहाँ से वहाँ चलती है। उसके चलते ही सोने के सिक्के और हीरे निकलने लगते हैं। हिना उन सभी को उठाकर डॉक्टर को देते हुए कहती है, डॉक्टर साहब, आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए, लेकिन इस बेचारे गरीब को बचा लीजिए, इसकी जिंदगी बहुत अनमोल है। हिना तुरंत उस बेचारे गरीब का इलाज करवाती है और उस दिन के बाद से वो अपने जादुई पुश्तैनी लहंगे से गरीब बेसहारा लोगों की मदद किया करती है, जिसके चलते वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। 3 सरकारी नौकरी वाली घमंडी बहू। 60 साल की बूढ़ी रेवती देर रात रसोई घर की सफाई में जुटी हुई थी। वहीं उसकी तीनों बहुएं दिव्या, कीर्ति और पीहू पढ़ाई कर रही थी। अरे मेरी 3 बहुरानियों,
पिछले 5 घंटे से बिना पलक झपकाए तुम तीनों किताबों में आंखें गड़ाई हुई हो। थोड़ी देर कमर सीधी कर लो। ये लो, चाय पी लो। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, जरूर हमने पिछले जन्म में कोई बड़ा पुण्य किया होगा, इसीलिए हम गरीब बहुओं को आप जैसी सुलझी हुई सास मिली। अरे तुम तीनों फिर अमीरी गरीबी का गढ़ बनाने लगी। देखना, वो दिन दूर नहीं जब तुम तीनों की कड़ी मेहनत रंग लाएगी और तुम सरकारी मुलाजिम कहलाओगी। पुरानी दौर से होने के बावजूद भी रेवती देवी ने अपनी बहुओं को बेटियों का दर्जा दिया है। उन तीनों के पति प्राइवेट नौकरी करते हैं। पति के पैसे और सास के सहयोग से तीनों बहू सरकारी नौकरी की पढ़ाई कर रही हैं। लंबे अंतराल के बाद उनकी पढ़ाई पूरी होती है और तीनों बहू सरकारी नौकरी की परीक्षा देती हैं, जिसमें वो अव्वल अंकों से पास हो जाती हैं। माँ जी, हम तीनों बहुओं का बरसों का सपना मुकम्मल हो गया। तो बताओ, तुम तीनों को कौन कौन सा पद प्राप्त हुआ? माँ जी, मैं IPS बन गई और मैं डॉक्टर बन गई हूँ। मैं किस्मत से अपने ही शहर की कलेक्टर बन गई हूँ। ये सुनकर रेवती की आंखों में आंसू झलक आते हैं, जिसे देख उसकी बहू बोलती है, ये क्या माँ जी, इतनी खुशी के मंजर पर आप रो रही हैं? बस बहू, खुशी आंखों से बूंद बनकर बह गई। 2 दिन बाद। माँ जी, बड़ी खुशखबरी है। कलेक्टर के पद के चलते सरकार की ओर से आपकी इस बहू को बड़ा बंगला मिला है। अब हमें इस तुच्छ से घर में गुजर बसर करने की जरूरत नहीं। बहू, बेशक से हमारा ये घर छोटा है, मगर इस घर में हमारी बहुत सी मीठी यादें बसी हैं। माँ जी, आप भी एकदम बॉर्डम रह जाएंगी। शायद आपको स्लम्स एरिया में रहने की आदत पड़ चुकी है, इसीलिए आपको शान और शौकत रास नहीं आ रही। मगर अब हम यहाँ नहीं रहेंगी। हमारे सीनियर्स अगर हमें यहाँ देखेंगे तो हम बहुओं की बेइज्जती हो जाएगी। और नहीं तो क्या, अब आपकी बहू सरकारी नौकरी वाली है। अपनी नहीं तो हमारी छवि का ख्याल कर लीजिए। हाँ बहू, अब तुम पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू के सोच से मुझ बूढ़ी की सूझबूझ कहाँ मेल खाएगी। जिसमें तुम खुश हो मुझे मंजूर है। मगर माँ, रहने दे बेटा। इस तरह 3 सरकारी बहू की बदले रंगत के चलते एक ही झटके में रेवती देवी के छोटे आशियाने में ताला लग जाता है और वो तीनों सरकारी सर्विस वाली बहू के बंगले में आ जाती हैं। दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों के मंजर में बीतते जाते हैं। 6 महीने के भीतर ही तीनों सरकारी बहू अपने कर्तव्य के प्रति फीका रुझान कायम करने लगती है, या फिर यूं कहें कि अब वो अपने पद से पूर्णतया गैर जिम्मेदार हो चुकी थी। अस्पताल के कमरे में अपने चेयर पर बैठी दिव्या मजे से मोबाइल चला रही होती है। तभी मरीज भीतर आता है। अरे ओ घुसट बूढ़े बकेट, बिना मेरी इजाजत के भीतर कैसे घुसा चला रहा है? डॉक्टरनी साहिबा, पिछले 3 घंटे से मैं बीमार बूढ़ा एक पांव पर खड़ा हूँ। एक बार मेरा जांच पड़ताल कर लीजिए। अरे तेरी बीमारी क्या मेरे बला से हुई है? मैंने कहा था क्या सिगरेट बीड़ी की कश मारने को? बस बीमार होने का ढोंग रचाकर चले आते हैं मुंह उठाए। मगर डॉक्टरनी साहिबा, सरकार आपको हम मरीजों का भला चंगा करने का ही तो पगार थमाते हैं ना। बस कर ये बकवास, अब तेरी जांच करेगी मेरी जूती। सिक्योरिटी। जी डॉक्टर दिव्या। धक्के मारकर बाहर फेंको इस सन की सठियाए बूढ़े को। इस तरह डॉक्टर दिव्या अपनी फुहरता के चलते फर्ज को अनदेखा करके बेचारे बीमार के साथ दुर्व्यवहार करके उसे बाहर कर देती है। आंखों में आंसू लिए वो बूढ़ा पुलिस चौकी का दरवाजा खटखटाता है, जहाँ टेबल पर पांव पसारे खाकी वर्दी पर बैठी हुई पीहू कहती है, अरे ओ चिंदी चोर चेतन, जल्दी से एक कड़क कटिंग चाय ला मलाई मार के। उस मरीज का सर बेहोशी की बोझिलता से घूम रहा था, जिसके चलते वो कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। ये देखकर पीहू अपनी पुलिसगिरी का रौब झाड़ते हुए बिगड़ जाती। अरे ओ फटे दूध की फफूंदी, बगैर पुलिस की परमिशन के तेरी जुर्रत कैसे हुई यहाँ बैठने की? चलो। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ओ बूढ़े, बंद कर ये बहानेबाजी। मैं कंप्लेन दर्ज कराने आया हूँ। कंप्लेंट का टाइम खत्म हो गया, कल आना। चल अब कल्टी मार। मगर अभी तो पुलिस चौकी खुले आधा पहर भी नहीं बीता। अरे कितना माथा पच्ची करता है तू? कहा ना तेरे को कल आना, अभी पतली गली पकड़ना। ऐसा कहकर पीहूस बूढ़े बीमार बदहाल को भगाने लगती है। आप जैसे चंद सरकारी मुलाजिमों ने सिस्टम का सत्यानाश कर रखा है। बस पुलिस चौकी में महीना पार करके मुफ्त की पगार उठा रहे हो। ये सुनकर गुस्से से उबलते हुए पीहू उस बूढ़े को पुलिस चौकी से बाहर धकेल कर बोलती, सुन ले बुढ़ऊ, आइंदा इस पुलिस स्टेशन के बाउंड्री के आजू बाजू भी दिखा ना तो खल्लास कर दूंगी तुझे।
काश सरकार देख सकती कि खाकी पहनकर खुलेआम पुलिस वाले कैसे गुंडागर्दी करते हुए मसलूबों को मार रहे हैं। समय गुजरता है। एक दिन तीनों बहू देर रात शॉपिंग से घर आती हैं। भाभी, पीहू, आप तीनों इतनी देर रात घर आ रही हैं। माँ एक शाम से आप तीनों की राह ताक रही है। कहाँ रह गई थी तुम तीनों? इतनी देर कैसे लगती है घर आने में? चिंता के मारे मेरा जी बैठा जा रहा था। माँ जी, अभी सिर्फ रात के 10 बजे हैं, मगर आप तो आपके बॉडम बेटे ऐसे चौंक रहे हैं जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। अरे हम शॉपिंग करने गई थी, देखिए पूरे 2.5 लाख की शॉपिंग की है हमने। 2.5 लाख? बहू, हर माह तुम तीनों ऐसे ही बावरी बनकर लाखों की शॉपिंग करती रहोगी तो क्या फायदा तुम्हारे सरकारी नौकरी का। मेरी मानो तो अब तुम बचत के बारे में सोचो। माँ जी, हम कोई अपने पति की तरह 15,000 की पगार में प्राइवेट नौकरी नहीं कर रहे। हम तीनों बहू सरकारी सर्विस वाली है, महीने का लाखों कमाती है। अब हमारी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी नौकरी 60 साल की उम्र तक तय है और इसके बाद भी एक अच्छे मूल्य का पेंशन भी तो आएगा। रहने दो माँ, सरकारी नौकरी ने आपकी तीनों बहुओं को घमंडी बना दिया है। ऐसे ही समय बीतता है जिसके साथ तीनों बहुओं का घमंडी स्वभाव बढ़ चढ़कर बुलंदी के शिखर पर पहुंचता है। एक दिन कुछ गरीब किसान कलेक्टर कीर्ति के पास पहुंचते हैं। कलेक्टर साहिबा, हम गरीब किसान गांव के रईस जमींदार के द्वारा करों की मार झेलकर हम गरीब किसान के कंधे कर्जों के बोझ तले दब गई हैं। हमारी आपसे अपील है कि सरकार तक हम गरीबों की गुजारिश को पहुंचाइए। हाँ, अरे मैं क्या तुम्हें डाकिया दिखाई देती हूँ? तुम्हें तो तुम्हारा मुआवजा मिल जाएगा, मगर बदले में मेरे हाथ क्या आएगा? ठेंगा। अरे कलेक्टर साहिबा, आप हम गरीबों से रिश्वत मांग रही हैं। हाँ, रिश्वत कह लो या जरूरत, आज के महंगे दौर में बगैर दाम के काम नहीं बनता। हम तो खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, हम आपको क्या देंगे? दरवाजा सामने है, जाओ यहाँ से। रिश्वत ना मिलने पर कीर्ति अपना पल्ला झाड़ लेती है। ऐसे ही हर दिन चलता है। एक सुबह जब तीनों बहू अपने दफ्तर के लिए जा रही थी कि डाकिया उन तीनों को तार देकर जाता है, जिसके एक शब्द पढ़ने के साथ उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ? तुम तीनों रो क्यों रही हो? माँ जी, हमारी नौकरी चली गई। अरे मगर क्यों? तीनों अपनी सास को सब कुछ बताती हैं कि कैसे उन्होंने जनता के साथ बदसलूकी की। ये सब कुछ तुम तीनों के घमंड का बुरा नतीजा है। अगले 2 दिन के भीतर उन्हें सरकारी क्वार्टर खाली करने का नोटिस आ जाता है, जिसके बाद वक्त उन्हें अपने पुराने घर में धकेल देती है। अजीब दास्तान है ना? कुछ महीनों पहले हमने जिस जगह को दुत्कार दिया था, आज हम उन्हीं दरवाजों के अंदर खड़ी हैं। रसीपने के चलते हमने लोगों से ज्यादा अपने पति और सास के दिल को ठेस पहुंचाया है। तीनों बहू अपने किए पर पछताती हुई अपने पति और सास से माफी मांगती हैं। माँ जी, हम तीनों घमंड के नशे में मगरूर हो गई थी, इसीलिए शायद भगवान ने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। हमें माफ कर दीजिए। अरे मेरे दिल में तुम तीनों के लिए कोई रंजिश नहीं। सारा खेल वक्त का होता है बहू, क्योंकि वक्त बड़ा बलवान है। ये कभी राजा को रंक बनाकर छोड़ता है तो कभी गरीब को बुलंदी के गढ़ पर बैठाकर छोड़ता है। जो हुआ तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये बड़ी बात है।